तो जो सभी प्रिय मित्र हैं, आप सभी का एक बार फिर से मैं मोस्ट वेलकम करता हूं और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत इस एक नए सेशन में। और आज एक बार फिर से हम एक नया टॉपिक है और नया एक सेशन आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस यहां पर हम करने वाले हैं। तो जो भी साथी किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम या किसी ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मतलब कि जो मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित है या ड्राइवर टेक्निकल जो प्रश्न जिसमें आते हैं, तो ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, अगर ये आज का जो पेपर है आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार। मैं ब्लैक कलर में कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार के लिए किस पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो आप सभी को पता है कि नए वाहनों के पंजीकरण में अगर सुधार करना है, उनके रिकॉर्ड को सुधारना है, तो जो अस्थायी पंजीकरण होता है इसके ऊपर जारी करने में इसको जो है प्रतिबंधित लगाया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर पहले नहीं लगता था जुर्माना, अब MVA 2019 के अनुसार कितना देना होगा जुर्माना? तो आप सभी को पता होगा कि आपातकालीन वाहनों को जुर्माना देने से संबंधित या रास्ता देने से संबंधित धारा यहाँ पर 194E है। और इसके अकॉर्डिंग पहली बार में अगर आप जो आपातकालीन वाहन है रास्ता नहीं देते हैं तो 10,000 का जुर्माना है, दूसरी बार में 15,000 का है। पहली बार में 6 माह का कैद का प्रावधान यहाँ पर किया गया है और दूसरी बार में 2 वर्ष का कारावास यहाँ पर आपको भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपातकालीन जो वाहन है इनको आराम से आपको रास्ता यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 रुपये आपातकालीन वाहनों से संबंधित। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारी यात्रा मोटर वाहन चलाने के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं हैं? यानी कि आप भारी मोटर वाहन चलाते हैं तो इसके लिए आपको क्या अपेक्षाएं, मतलब कि क्या इच्छाएं होती है या क्या मतलब कि आशा की जाती है कि आपके पास में ये बातें होनी चाहिए? तो सभी को पता है, भारी अगर आप जो मोटर वाहन को चलाएंगे तो आपके पास में कम से कम आपका जो हेवी गाड़ी का लाइसेंस चलाएंगे आप बनवाएंगे, तो उसके लिए आपके पास में क्या है, एक तो LMV का 1 वर्ष कम से कम पुराना आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो उम्र है वो 20 वर्ष कम से कम हो जानी चाहिए। हल्का मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या हल्का मोटर वाहन का ये कम से कम 2 साल का, कम से कम 1 वर्ष के लिए मध्यम यात्री का। तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। यानी LMV का 1 साल का अगर आपके पास में लाइसेंस है तो आप HMV के लिए गाड़ी का लाइसेंस बनवा सकते हैं और गाड़ी के लिए लाइसेंस है वो बनवाकर गाड़ी वहाँ पर चला सकते हैं, ठीक है। यही इस प्रश्न में पूछा गया है। क्या अदालत किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल हाँ, कर सकती है। धारा यहाँ पर 20 आपको पता होगा, न्यायालय को यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस किसी अपराध के करने पर रद्द करने का अधिकार देती है। यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी अपराध के लिए हो सकता है, और जहां एक मोटर वाहन का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है, यानी आप अगर वाहन का अगर गलत उपयोग करते हैं और अपराध के लिए उसका उपयोग करते हैं तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है रद्द किया जा सकता है। धारा 20 में न्यायालय भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। प्रश्न संख्या 5, रात के समय में जब कोई वाहन सड़क के किनारे खड़ा किया जाता है तो क्या होना चाहिए? वाहन लॉक होना चाहिए, ऐसे वाहनों को चलाने का लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति चालक की सीट पर होना चाहिए, पार्क की रोशनी जलती रहनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रात के समय जब सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है पार्किंग लाइट ऑन होनी चाहिए। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मोटरसाइकिल कब चलाई जा सकती है? दिन में किसी भी परिस्थिति में नहीं, शहर के अंदर की सड़कों पर, दोनों B और C। तो दिन के समय में आप यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? आप सभी को पता है अधिनियम का नाम 1988 है, लेकिन इसको 1 साल लगभग बाद में यानी कि 1 जुलाई 1989 को यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, 1988 का जो अधिनियम है स्वतंत्र भारत का ये प्रथम अधिनियम है, और इसके बाद में इसमें 1994 में 2000 में और आपकी 2015 में 2019 में इस प्रकार से इसमें संशोधन भी किया जा चुका है। 2001 में भी हो चुका है अभी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें समय समय पर जो है संशोधन होता आया है, और जो न्यूनतम संशोधन है 2019 में हुआ था, जो कि 1 सितंबर 2019
को यहाँ पर लागू हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है? तो जो MVA मोटर वाहन अधिनियम या मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसकी जो धारा 9 है वो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित प्रावधान करती है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 9 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 में क्या प्रावधान किया गया है? धारा 19 क्या बताती है? धारा 19 ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करने या ऐसे लाइसेंस रद्द करने की लाइसेंसिंग प्राधिकारी की शक्ति को यहाँ पर डिनोट करती है। यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जो जारी करता है वो लाइसेंसिंग प्राधिकारी आपका लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार रखती है। इसके बारे में धारा 19 में वो लिखा गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 10 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों के मालिकों की जिम्मेदारी से संबंधित है? धारा 3 क्या है? 3 ये है कि नीड, आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए अगर आप गाड़ी चलाते हैं। धारा 4 यहाँ पर कहती है आयु आपकी पूरी होनी चाहिए गाड़ी चलाते हैं तो। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, आयु भी पूरी होनी चाहिए। तो इस टाइप से अगर इन दोनों धाराओं का उल्लंघन होता है तो कौन सी धारा यहाँ पर जिम्मेदार ठहराती है? वाहन मालिकों को जिम्मेदारी से संबंधित है। तो इन दो धाराओं को पूरा नहीं करने वाला, इन दो धाराओं में जो लिखा गया है उन शर्तों को पूरा नहीं करने वाला जो कोई भी आदमी है गाड़ी नहीं चलाएगा। ऐसी जिम्मेदारी वाहन के मालिक की होगी। और ये जो काम है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5 करती है। धारा 5 में लिखा गया है कि भी धारा 3 के अनुसार लाइसेंस न हो या धारा 4 के अनुसार जिसकी आयु पूरी न हो, ऐसा व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार के फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल फिटनेस की बात आई है, जो कि LMV के मामले में 40 प्लस अगर उम्र हो जाती है तो लेते हैं, और HMV के मामले में आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म संख्या 1A होता है जो कि एक डॉक्टर जारी करता है। डॉक्टर जारी करता है, 6 माह इसकी वैलिडिटी होती है, ये याद रखना है। अगर आप केवल LMV लाइसेंस बनाते हैं और आपकी उम्र 40 से कम है तो आपको यहाँ पर स्व घोषणा पत्र देना पड़ेगा, स्वयं का शपथ पत्र ही, उससे ही काम चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति, मोटर कार NH पर कितनी गति से चल सकती है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी को पता होगा, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अधिकतम जो गति की सीमा है या अधिकतम गति सीमा के बारे में बात आती है। गति सीमा का उल्लेख है जो है कहां पर किया गया है? तो गति सीमा का उल्लेख है धारा 112 में किया गया है। अगर गति सीमा का उल्लंघन करते हैं तो जुर्माने का प्रावधान धारा 183 में किया गया है। तो यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है ना, वो एक्सप्रेसवे पे कार की जो स्पीड है वो 120 होती है मैक्सिमम, और NH पे आपके 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। ठीक है, ये कार की बता रहा हूँ मैं। जो ट्रक होते हैं ना, ट्रक को आप मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चला सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, किसी वाहन का इंजन स्टार्ट करने से पहले सबसे अधिक किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए? सबसे अधिक बातें जो कि रेडिएटर जल स्तर है और इंजन तेल स्तर है। मतलब आपको एक तो कूलेंट का और एक आपको इंजन ऑयल का यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या आपके सामने 14 आ चुका है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पार्किंग निषिद्ध है? कहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते? पैदल पथ पर, एक तरफा सड़क पर, दो तरफा सड़क पर, एक पार्क किए गए वाहन के सामने। तो आप सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है, पैदल पथ पर आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, फुटपाथ पर आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। आप सभी को पता होगा पार्किंग से संबंधित जो धारा है वो धारा 177 ही लागू होती है रॉन्ग पार्किंग के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अधिनियम में है, मतलब कि ये जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, ये मतलब कि कहाँ तक ये मान्य है, कहाँ तक लागू है? तो ये पूरे भारत में केवल भारत में मान्य है, और पूरे भारत में मान्य, संपूर्ण भारत में लागू इसको किया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक तरफा यातायात में एक नुकसान है? एक तरफा यातायात मतलब कि केवल गाड़ियां आगे जा रही है, सामने से नहीं आ रही है, तो इसका नुकसान क्या है? इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो है ओवरटेक करने की अधिक संभावना, क्योंकि सामने से गाड़ी आती नहीं है, तो फिर आप सामने चल रही गाड़ी को क्या करते हैं? ओवरटेक करते हैं, और ओवरटेक करने से ज़्यादा क्या होगा? एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, सीट बेल्ट न पहनने की सजा थी 100 रुपये, अब इसे कितना बढ़ा दिया गया है? धारा 194B।
आप सभी को पता होगा सीट बेल्ट से संबंधित है और इसका जो जुर्माना है 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति किसके पास है, कि कोई भी मोटर वाहन है कब उसको मतलब कि आउट ऑफ डेट समझा जाएगा। तो इस प्रकार की जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, क्योंकि केंद्र सरकार ही क्या करती है, मोटर वाहन अधिनियम है 1988 इसमें संशोधन करती है या नया नियम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा वाहनों के अंतरराज्यीय स्थानांतरण के प्रावधान को कवर करती है। अंतरराज्यीय परिवहन का मतलब है कि अदर स्टेट में आप अगर किसी व्हीकल का यूज करते हैं तो अदर स्टेट से संबंधित जो धारा है मोटर वाहन की वो धारा 47 है। अगर आप इस धारा के तहत 12 माह से ज़्यादा अगर किसी दूसरे जो स्टेट में अगर आप अपने वाहन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे फॉरम 27 में न्यू असाइनमेंट फॉरम आपको लगाना पड़ता है। साथ ही आपको NOC भी आपको देनी पड़ती है और नया पंजीकरण चिन्ह प्राप्त करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, दोनों दो तरफा सड़कों पर एक जंक्शन पर कुल संघर्ष बिंदु कितने होते हैं। संघर्ष बिंदु दो तरफा रास्तों की बात करते हैं तो एक जंक्शन यानी चौराहे पर जो होते हैं ना, जैसे कि मैं एक आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चौराहे बना के दिखाता हूँ और इसके ऊपर आप खुद देख लेना कितने आपके संघर्ष बिंदु होते हैं। एक ये सड़क है, एक ये है और एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब देखो संघर्ष बिंदु है वो कितने होंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले माना कि गाड़ी आपकी यहाँ है, आपकी गाड़ी यहाँ जाएगी तो ये एक संघर्ष बिंदु यहाँ टकराएगा, एक संघर्ष बिंदु आपका यहाँ पे टकरा रही है, एक संघर्ष बिंदु यहाँ पे आगे यहाँ टकरा रही है, एक अगर आप लेफ्ट में मुड़ते हैं तो यहाँ पर मुड़ते मुड़ते एक यहाँ टकरा रही है, थोड़ा सा मेरी बस लेना चाहूँगा, यहाँ टकरा रही है, एक आपकी यहाँ टकरा रही है, एक आपकी यहाँ टकरा रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। इतनी जगह आपकी गाड़ी टकरा रही है। तो यहाँ पर ये 6 संघर्ष बिंदु है। यहाँ पर जो संघर्ष बिंदु होते हैं ना इनको टकराव बिंदु यानी कि कहाँ कहाँ पर गाड़ी टकरा सकती है। तो ये 6 जो टकराव बिंदु होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके पास में 21 जो सामने है आ चुका है। संकेतों की अनुमति विधि में पैदल यात्री सड़क पार करने में लगने वाला औसत जो समय होता है वो 7 सेकंड का होता है। एक यात्री जो पैदल यात्री है जो है वो सड़क को पार करता है तो 7 सेकंड का समय उसके पास में होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत दुर्घटना के 1 घंटे बाद का समय जो होता है वो क्या कहलाता है, वो चांदी का, प्लेटिनम का, सुनहरा, कांस्य का सुनहरा घंटा, इसे गोल्डन हॉर के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन हॉर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस की निरसन से संबंधित है। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस की निरसन से संबंधित धारा है वो धारा है कि आप अगर विकलांग है, बीमार हैं तो आपको लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। और इसका उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की धारा 16 में किया गया है। किसमें? 16 में किया गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। 14 में लिखा गया है कि जो आपका DL है, DL की अवधि क्या होगी 14 में। और 13 में लिखा गया है यहाँ पे पूरे भारत में मान्य होगा, पूरे भारत में प्रभावशाली कहाँ तक रहेगा, तो ये 13 में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में कितना मुआवजा मिलता है। हिट एंड रन का जो मुआवजा है यहाँ पर 2019 में बढ़ा दिया गया है। और अब किस में मोटर व्हीकल कितना जो मुआवजा मिलता है, तो यहाँ पर देखो 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख है। लाखों में है तो मतलब मृत्यु का ही पूछा जा रहा होगा, क्योंकि मृत्यु के मामले में 2 लाख का जुर्माना है और आपके जो घायल हो जाते हैं ना, घायल होने के मामले में 50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाख ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कोई दीवानी अदालत इस अधिनियम के तहत परमिट देने के सवाल के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है? तो साथ में यहाँ पर बताना चाहूँगा दीवानी अदालत क्या होती है। एक फौजदारी अदालत होती है, एक दीवानी अदालत होती है। फौजदारी लड़ाई से संबंधित काम करती है, उसका निर्णय करती है और जो दावे होते हैं उनका निपटारा करती है। और दीवानी मामले पैसों के लेन देन से संबंधित होती है। तो दीवानी अदालत यहाँ पर परमिट से संबंधित कोई अगर व्यवधान है, कोई अगर दिक्कत है, सवाल है, तो इस पर बहस नहीं कर सकती और अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती, यानी कि दीवानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, कौन सा सम्मेलन विदेशी लाइसेंस पर ड्राइविंग के नियमों को सही ठहराता है? तो आप सभी को पता होगा जिनेवा कन्वेंशन 1949 है, वो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी जो लाइसेंस को है सही ठहराने का यहाँ पर आदेश देता है। प्रश्न संख्या 27 है, सड़क संकेतों के लिए विनिर्देश खालिस्तान द्वारा निर्देशित किए जाते हैं।
आप सभी को पता होगा आईआरसी। आईआरसी का मतलब है इंडियन रोड कांग्रेस। इसकी स्थापना भारत में 1934 में होती है। काम इसका है प्रकाशन करना, किसका? सड़क संकेतों का प्रकाशन करना। तो वर्तमान समय में सड़क संकेतों का प्रकाशन का काम कौन करती है? आईआरसी करती है। और वर्तमान में आईआरसी 67 जो कि 2012 में ये संकेत बनाए गए थे, जारी किए गए थे, वर्तमान में चलन में है। तो इसका जवाब हो जाएगा आईआरसी 67, क्योंकि ये 67 नंबर के जो संकेत है यहाँ पर हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 184 है, इसमें उल्लेख किया गया खतरनाक ड्राइविंग। खतरनाक, और इस खतरनाक ड्राइविंग में क्या क्या शामिल है? तो यहाँ पर एक तो स्टॉप लाइन है, स्टॉप, एक रेड लाइन है, एक मतलब कि मोबाइल फ़ोन भी है, मोबाइल फ़ोन, एक गलत ओवरटेकिंग है, एक गलत दिशा में आप अगर गाड़ी चलाते हैं, यानी कि आपको चलना, आप चल रहे हैं लेफ्ट साइड में, आपको मतलब जाना तो आगे है और आप सामने से आने वाले वाहनों की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मतलब कि उनके सामने चल रहे हैं, मतलब गलत लेन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में अगर यान आप चलाते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पर जुर्माने का प्रावधान है। खतरनाक ड्राइविंग समझा जाता है और यहाँ पर 1000 से 5000 का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये चीज़ें होती है खतरनाक ड्राइविंग। तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग आपको किसी भी हालत में ड्राइविंग के समय नहीं करना चाहिए। बिना बीमा वाले वाहन को चलाने के क्या परिणाम हो सकते हैं? धारा 146 और 147 ये प्रावधान करती है कि कोई भी व्हीकल होगा उसका बीमा होना जरूरी है। बीमा नहीं हुआ तो धारा 196 में लागू होगी। जुर्माना पहली बार में 2000 का और दूसरी बार में 4000 का आपके ऊपर लगाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों 3 माह का कारावास भी दिया जा सकता है, यानी कि या तो आपको 3 माह का कारावास हो सकता है या 2000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो जाएगा। कारावास के अधीन होगा जो 3 महीने तक हो सकता है, या 2000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। समझ गए ना? प्रश्न संख्या 30, ये संकेत दिया गया आपके सामने। तो ये दिया गया संकेत है वो क्या संकेत कर रहा है? ये संकेत है अंधे लोगों का स्थान या आश्रम। जहाँ से अंधे लोग सड़क पर गुजरते हैं या पास में रहते हैं, तो ऐसे स्थान पर ये अंधे लोगों के लिए होता है, अंधे लोगों का स्थान या आश्रम होता है। ये संकेत क्या संकेत कर रहा है? स्टॉप एक लाइन है, एक पुलिस है। तो आप सभी को पता होगा इसका नाम मतलब होता है स्टॉप फॉर पुलिस चेकिंग। स्टॉप फॉर पुलिस चेकिंग इसका मतलब होता है पुलिस है, आप रोकिए, गाड़ी को चेक किया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शानदार साइन संकेत लेके आया हूं मैं। नीचे दिया गया यातायात संकेत चिन्ह क्या संकेत कर रहा है? ये जो संकेत चिन्ह है आप सभी को पता है यू टर्न भी है और यू टर्न को आगे भी ले जाया गया है, दोनों को क्रॉस कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू टर्न भी नहीं लेना और दाएं मुड़ना, दोनों ही क्या है? निषेध किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संकेत खतरनाक वाली में लेके आया हूं। ये संकेत आपको दिखाई दे रहा होगा। ये संकेत क्या है? फिसलन भरी सड़क जो होती है ना, उसके लिए ये होता है, फिसलन भरी सड़क के लिए। पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये दिया गया संकेत है, ये क्या संकेत आपको कर रहा है? तो यहाँ पर मतलब कि आपको दाएं वाले दाएं रखें, बाएं वाले बाएं रखें, यानी कि 2 लेन जो सड़क होती है ना, 2 लेन सड़क, तो यहाँ वाले यहाँ इधर रखें और यहाँ वाले इधर रखें। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दाएं या बाएं रहते हुए आगे बढ़े, एक जगह आपको रहना है, आपको एक बार इधर एक बार उधर नहीं होना है। ये संकेत देखो क्या है, इसमें 2 लेन होती माना कि इसमें से एक लेन को यहाँ से रोक दिया जाता है, तो मतलब इसका क्या होगा? एक लेन बंद हो गई है, लेन को बंद कर दिया गया है, यानी कि 2 लेन थी, इसमें से एक लेन को बंद कर दिया, तो इसका संकेत है एक लेन बंद होने का।